हे गुड मॉर्निंग युवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग पॉलिटी गेम्स की सीरीज को देख रहे थे, उसी का ये लेक्चर नंबर 14 है। इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो या जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन हो लाइक ईपीएफओ, एपीएफसी, एओ, जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है वो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, कह रहा है कि विच आर्टिकल गिव द ऑब्लिगेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड आल्सो इंश्योर दैट द स्टेट शुड बी कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था पहले भी। एक्चुअली हम लोग ने इमरजेंसी प्रोविजंस को देख रहे थे। इमरजेंसी प्रोविजन में हम लोग ने नेशनल इमरजेंसी को देखा था। आज जो हम लोग का मेन डिस्कशन होगा वो होगा प्रेसिडेंट रूल, दैट मीन्स स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में होगा। तो मैंने बताया था कि इस आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 355। ये आर्टिकल बोलता है यूनियन गवर्नमेंट को ऑब्लिगेशन देता है, गिव्स ऑब्लिगेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्लिगेशन देता है कि ये जो है ना जितने भी स्टेट है हमारे देश में ना, इस सभी को बचाएगा। किस किस से बचाएगा? एक्सटर्नल एग्रेशन से, इंटरनल डिस्टर्बेंस से। मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन में दोनों चीज़ आ जाएगा, या तो बाहर के कंट्री से हम लोग को एग्रेशन भी फील हो रहा हो या फिर वार हो रहा हो। तो इस दोनों से बचाएगा हमारा कौन? सेंटर बचाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, स्टेट को। साथ ही साथ आगे देखिए एक लाइन जोड़ दिया और इसी से हमारा निकलता है प्रेसिडेंट रूल। आगे लिख दिया कि ऑल्सो इंश्योर दैट द स्टेट शुड बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी का फ़ायदा जो है, इसी से मतलब कह सकते हैं कि इसी आर्टिकल से, आर्टिकल 355 से ही निकला है हमारा स्टेट इमरजेंसी, या जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। क्योंकि देखिए इसमें स्टेट को ये भी कहा गया है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट चल रहा है कि नहीं, स्टेट शुड बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा है कि आपको ये भी देखना है। अगर आपको लगेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल या दैट मीन्स प्रेसिडेंट रूल या फिर दैट मीन्स स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिएगा कि नहीं आया समझ में। तो ये हमारा आर्टिकल 355 बोलता है। आर्टिकल 355 बोलता है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, जितने भी हमारे देश में स्टेट है उस सभी स्टेट को सबसे पहले एग्रेशन, बाहर के एग्रेशन से या वार से बचाना है। इंटरनल अगर डिस्टर्बेंस होता है तो उससे भी बचाना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे स्टेट सब काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर काम नहीं कर रहे तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ गए होंगे। आर्टिकल 355 हम लोग ने पहले देखा था कि आर्टिकल 355 में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रहा है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड दैट द इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो जाए कि गवर्नमेंट इन द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है, जो हमारे जितने भी स्टेट हैं वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है और इसमें प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो गया, प्रेसिडेंट जो है सेटिस्फाई हो गया कि जो है स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है, तो उस बेसिस पे जो है ना प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। अब वो सर ये सेटिस्फाइड कैसे होता है? सेटिस्फाइड होता है गवर्नर जो होते हैं ना, एक रिप्रेजेंटेटिव जो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करके हर एक स्टेट में, जितने भी भारत में स्टेट है ना, उस सभी स्टेट में प्रेसिडेंट एक गवर्नर को बैठाया हुआ है, ठीक है, प्रेसिडेंट ने बैठाया, ये प्रेसिडेंट का नॉमिनी होता है एक तरह से, ठीक है। जिस तरह हमारे देश का हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। उसी तरह हर एक स्टेट का, जितने भी स्टेट है, मानिए बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा वो कौन होगा? गवर्नर होगा। तो ये गवर्नर जो है ना हर एक स्टेट में बैठा हुआ रहता है, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके उनको भेजा हुआ है, ठीक है। ये यूपी मानिए। तो ये जो गवर्नर है ना, ये गवर्नर जो है रिपोर्ट देंगे, किसको देंगे? तो प्रेसिडेंट को देंगे, और यही बोलेंगे कि जो सर इस स्टेज पे जो है ना, मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं हो रहा है, और इससे अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाता है ना, तो प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम कर सकता है प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आर्टिकल जो है ना 356 बोलता है। 356 आर्टिकल बोलता है अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए किसके द्वारा, तो गवर्नर के रिपोर्ट के द्वारा या अदरवाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि देखिए गवर्नर रिपोर्ट देगा, अगर गवर्नर के रिपोर्ट से प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। या फिर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी एडवाइस देता है ना, हमारे देश के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, जितने भी मंत्री है, अगर वो भी एडवाइस करता है हमारे प्रेसिडेंट को कि सर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए क्योंकि वो स्टेट जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है ना, तब भी हमारा प्रेसिडेंट जो है ना वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, जिसके बारे में हमारा 356 बोलता है। अभी मैंने बताया 355 जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश देता है कि आपको स्टेट का ध्यान रखना है, साथ ही साथ ये भी देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं। और इसी आर्टिकल ने जो बोला था देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं,
उसी को देखने के लिए 356 आया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट में क्या लगा सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, या फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी स्टेट में, जैसे बिहार स्टेट, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो डिटेरियोरेट हो गया है, ख़राब हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं और उसे ही हम लोग बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो जब जम्मू कश्मीर में 370 था ना, 370 आर्टिकल जब जम्मू कश्मीर में था, अब तो 370 हट गया ना। जम्मू कश्मीर में जब 370 था ना, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो गवर्नर रूल का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या था, गवर्नर रूल। तो मतलब वहाँ पे जो जिस तरह हर एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल होता है, उसी तरह वहाँ पे गवर्नर रूल होता था 370 आर्ट। लेकिन अब ये 370 आर्ट के जम्मू कश्मीर से हट गया, तब जम्मू कश्मीर में भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा, गवर्नर रूल नहीं लगेगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जिसे हम लोग स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल है, 356 आर्टिकल है, जो कह रहा है कि क्या अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए, रिपोर्ट किसका, गवर्नर का रिपोर्ट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, तो प्रेसिडेंट जो है ना उस स्टेट में क्या कर सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताइए कौन सा करेक्ट। करेक्ट, प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन द 2 months ऑफ इम्पोजिशन बाय बोथ हाउसेज विद सिंपल मेजोरिटी। देखिए क्या है ना कि जब प्रेसिडेंट मानिए प्रोक्लेम कर दिया कि इस स्टेट में, मानिए बिहार स्टेट है, हम मणिपुर स्टेट को लेते हैं, मानिए कि मणिपुर एक स्टेट है, इस स्टेट में जो है यहाँ के गवर्नर ने प्रेसिडेंट को बोला कि सर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं हो रहा है। किसने बोला, गवर्नर ने, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भी एडवाइस दिया। ठीक है, इस दोनों के अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट जो है इस दोनों के बात को मान करके वहाँ पे मणिपुर पे मानिए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। सर ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, दैट मीन्स प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया हुआ, घोषणा होगा कि मणिपुर पे आज से जो है प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, लग गया। क्या अब ये बिल को लोकसभा राज्यसभा से पास करना है क्या? यस, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से इस बिल को अब पास होना पड़ेगा। कब, तो जब से इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया ना, तब से 2 मंथ के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा से जो है इस बिल को पास करना होगा। ठीक है, तो पास होना चाहिए। तो ये फर्स्ट करेक्ट आंसर था, फर्स्ट ऑप्शन जो था करेक्ट था। कह रहा था प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन द 2 months ऑफ इम्पोजिशन के 2 मंथ के अंदर जो है बोथ हाउसेज के द्वारा, लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा, और सिंपल मेजोरिटी से होना चाहिए। इसमें कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती। सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिस उस दिन जितना लोकसभा राज्यसभा में आए ना, जितना लोग आए हुए हैं या जितना लोग वोट देना चाहते हैं, उसका 50% से ज़्यादा होना को हम लोग सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। अब रहा कि वंस, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि वंस द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज, जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है ना, तो ये 6 महीने तक रहता है और इसे एक्सटेंड किया जा सकता है नेक्स्ट 6 मंथ। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, तो 6 मंथ के लिए लगता है। ठीक है, और 6 मंथ का मैक्सिमम कितनी बार लग सकता है, तो 5 बार केवल लग सकता है, क्योंकि 6 बार लग सकता है, केवल 6 बार। ठीक है, क्योंकि 3 साल ही मैक्सिमम पीरियड होता है प्रेसिडेंट रूल का, 3 ईयर्स तक ही लग सकता है। तो पहला मानिए कि प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया और यहाँ से जो है 6 महीने तक चला। अब 6 महीने के बाद जो है ना, अगर इसको आगे बढ़ाना है तो फिर जो है लोकसभा और राज्यसभा को बिल पास करना पड़ेगा सेम वे में, वही जो लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करना है, फिर 6 महीने। मानिए जब 1 साल हो गया, यहाँ से यहाँ 1 साल, 1 ईयर हो गया, तो अब रहा कि 1 ईयर होने के बाद कुछ कंडीशन होता है क्या, तो यस, हमारा नेक्स्ट देखिए ऑप्शन यही लिखा हुआ है कि टू कंटिन्यू द प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड द 1 ईयर। 1 साल होने के बाद क्या करते हैं, तो देखिए 1 साल होने के बाद ना, अगर प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में लगाए रखना है ना, तो 2 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाइड दैट द कंडीशन ऑफ स्टेट इज नॉट गुड राइट फॉर द इलेक्शन। ठीक है, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोले, ईसीआई बोले, क्या बोले कि सर इलेक्शन नहीं हो सकता, यहाँ का जो व्यवस्था है उतना अच्छा नहीं है, या फिर ऐसा कंडीशन नहीं हुआ है जो हम अच्छा से एक इलेक्शन करा सकते हैं, ये बोलना चाहिए। और दूसरा क्या सर, तो देश के किसी न किसी पार्ट में हमारा नेशनल इमरजेंसी लगा हो, थ्रू आउट द इंडिया, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया में जो है नेशनल इमरजेंसी लगा हो। 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाने के लिए ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर के जो है दोनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, तब जाकर के जो है हम 1 साल से ज़्यादा बियॉन्ड 1 ईयर जो है प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर सकते हैं, और मैक्सिमम 3 ईयर्स तक ही कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 ईयर ही इसका प्रेसिडेंट रूल का मैक्सिमम पीरियड होता है। ये सभी आंसर जो है सही था। ठीक है,
जो ऑल ऑप्शन था सही था। पहला ऑप्शन ने बोला था कि जैसे ही प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया तो उस प्रोक्लेमेशन के 2 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा से पास होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला वंस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज, जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है तो उसे 6 महीने के लिए हम लोग बढ़ाते हैं, और जब 1 ईयर का हो जाता है, 1 ईयर से ज़्यादा के लिए बढ़ाना होता है, मतलब 6 मंथ 2 बार हो गया, एक्सटेंड हो गया। एक बार ने प्रोक्लेम किया था तो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, 6 मंथ तक चला। फिर 6 मंथ चलने के बाद मानिए फिर जो है लोकसभा राज्यसभा ने पास किया, फिर 6 मंथ चला, अब 1 साल दोनों मिला के हो गया। अब 1 साल से ज़्यादा होने के लिए 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि सर कंडीशन इज नॉट गुड फॉर द कंडक्टिंग द इलेक्शन, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए अभी कंडीशन नहीं है स्टेट का अच्छा है। और दूसरा जो है देश के किसी न किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगाओ, तब जाकर के इसको 1 साल से ज़्यादा तक ही एक्सटेंड कर दे। ओके सर, आपने मणिपुर का एग्जाम्पल क्यों लिया? देखिए मणिपुर एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है हमारा प्रेसिडेंट रूल दैट मीन स्टेट इमरजेंसी लगा रहा है। मणिपुर में क्या हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है इमरजेंसी लगा हुआ। 2-4 क्वेश्चन और याद रखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर पूछे कि मणिपुर जो है सबसे ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार लगा है, तो शायद 10 बार अभी तक लगा है, और 10 बार ही यूपी में भी लिखा है लगा हुआ है, 10 बार यूपी में भी लगा। जिसको ध्यान में रखना है कि मणिपुर ऑप्शन और यूपी ऑप्शन में रहे तो कहाँ पे मारना है, ठीक है। मणिपुर में ऑप्शन ऐसा ही रहता है, मणिपुर ही जो है सबसे ज़्यादा बार रहता है, 10 बार यूपी में भी वैसे लगा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सर प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले किस में लगा था? पंजाब जो स्टेट था ना, सबसे पहले जो है पंजाब स्टेट में जो है क्या लगा था, प्रेसिडेंट रूल लगा था। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि आज तक किस स्टेट में नहीं लगा है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ जो है ना स्टेट, वहाँ पे आज तक कभी नहीं लगा। और एक स्टेट जो है ना हमारा, एक स्टेट रिसेंटली हमारा बना था, 2014 में बना था एक स्टेट, जिसका नाम था तेलंगाना। तो ये स्टेट तो अभी रिसेंट है ना, नया है ना, तो इस स्टेट पे भी आज तक नहीं लगा है। तो याद रखना है कि 2 स्टेट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो है, इस दोनों पे कभी भी इमरजेंसी नहीं लगा है। मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार इमरजेंसी लगा है, और जो है हमारा पंजाब स्टेट फर्स्ट स्टेट जहाँ पे स्टेट इमरजेंसी दैट मीन्स प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है। तो ये सभी आंसर इस क्वेश्चन का सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द करेक्ट वन अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट। अब आप कहोगे सर ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगने से होता क्या है, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा कि जब गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि सर उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कुछ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म खराब हो गया है, जो कि हमारा आर्टिकल 355 बोलता था देखने के लिए, अगर वो खराब हो गया ना तो प्रेसिडेंट को बोलता है सर आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो, आप अपना रूल लगा दो, ठीक है। अब ठीक है, प्रेसिडेंट ने अपना रूल लगा दिया, तो सर इससे क्या मतलब इफेक्ट क्या सब होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए इफेक्ट क्या सब होगा, तो पहला ऑप्शन दिया है कि प्रेसिडेंट कैन एज्यूम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन कॉन्टेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। जो स्टेट जिस स्टेट में इमरजेंसी लगा है ना, उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन अपने हाथ में ले लेगा प्रेसिडेंट। क्योंकि सर इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि मानिए ये बिहार है, ठीक है, यहाँ पे मानिए प्रेसिडेंट रूल लगा, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे मानिए लगा, तो यहाँ पे जब प्रेसिडेंट रूल लगा ना, तो यहाँ पे जितने भी चीफ मिनिस्टर थे और इनके जितने भी मंत्री थे जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, तो ये दोनों को तो सबसे पहले जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर यही सब हट गया जो इस स्टेट को चला रहा था, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ने देखा था कि जिस तरह सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है पूरे देश को चलाते हैं, उसी तरह एक स्टेट को चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाते हैं। तो इस दोनों को तो हटा दिया, तो अब इसको संभालेगा कौन, ये चलाने का काम करेगा कौन? तो सर प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा। तो सबसे पहला क्या हुआ कि जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, तो वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम सबको हटा दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, और प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, मतलब रन करने वाला फंक्शन जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसके पास चला जाता है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है हमारे प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। अब आगे सर ये प्रेसिडेंट क्या खुद करता है क्या? प्रेसिडेंट खुद चलाता है क्या उस स्टेट को? तो देखो ज़्यादातर देखा जाता है प्रेसिडेंट जो है ना वो खुद नहीं चलाता है, वो गवर्नर को कह देता है भाई तुम चलाओ। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट जो है ना ही के परफॉर्म दिस फंक्शन आइदर इज ऑन, या तो खुद कर सकते हैं या थ्रू एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाई, क्या किसी अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि आप इसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन को संभालिए। तो हम लोग ने क्या देखा कि सर जैसे ही प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट पे लगता है, जैसे ही प्रेसिडेंट किसी स्टेट पे लगता है ना, तो सबसे पहले जो है ना सर उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है ना प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेता है, और वो खुद एग्जीक्यूटिव फंक्शन को संभालेगा या किसी के द्वारा। और किसी के द्वारा क्या हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सर गवर्नर ही तो सबसे बड़ा अथॉरिटी होता है किसी स्टेट में जो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो गवर्नर के थ्रू जो है अपना स्टेट चलवाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट विथ द पावर टू लेजिस्लेशन ऑन ऑल द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। देखिए एग्जीक्यूटिव फंक्शन चला गया, अब आइए लेजिस्लेटिव फंक्शन। हमने क्या देखा था कि हर एक
हर एक स्टेट के पास जो होता है अपना क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब लॉ मेकिंग पावर, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब लॉ मेकिंग पावर। अब बताइए कोई स्टेट है वो लॉ किस पे बनाता है, तो आपको मैंने बताया था 3 लिस्ट है हमारे पास। एक स्टेट लिस्ट है, ठीक है, जो हमारा शेड्यूल 7 में लिखा है। इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट लिखे गए हैं ना, 60-61 सब्जेक्ट इसमें लिखे गए हैं। इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, इसी सभी सब्जेक्ट पे क्या करते हैं, कानून बनाते हैं हमारा स्टेट। तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा ना, तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है प्रेसिडेंट ने ले लिया। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब दैट मीन्स स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे जो कानून बनाने का अधिकार है ना, ये मिल जाता है किसको, पार्लियामेंट को। क्योंकि सर ये देता कौन है, ये प्रेसिडेंट देता है। प्रेसिडेंट आप बताइए, आप ही बताइए, प्रेसिडेंट कानून बनाता है क्या, नहीं बनाता है, उसका काम है एग्जीक्यूटिव फंक्शन को देखना। तो इसीलिए प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट कहता है कि देखो भाई, मैं तो कानून बना नहीं सकता हूँ, इसीलिए तुम पार्लियामेंट जो है ना, तुम कानून वाले संभाल लो। मतलब कानून बनाना प्रेसिडेंट जो है, देखो प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बोलता है कि आप जो है ना इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन ले लीजिए। जिस स्टेट में हमने इमरजेंसी लगाया उसका लेजिस्लेटिव फंक्शन ले लीजिए। लेजिस्लेटिव फंक्शन लेने का मतलब कि वहाँ के स्टेट लिस्ट का जितने भी सब्जेक्ट है ना, उस सभी पे आप कानून बना सकते हैं। तो दोनों करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन लिखा है पार्लियामेंट कैन ऑथराइज द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट कैन ऑथराइज द प्रेसिडेंट विथ ए पावर टू स्पेंड द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। अब देखिए हमारे देश में जो है ना, हमारे देश में, मैं देश की बात कर रहा हूँ, हमारे देश में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। ये हमारे देश का अकाउंट है, हमारे देश का ये क्या है, अकाउंट है, जिसके बारे में मेरा आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। जितने भी हमारे बजट के बारे में स्टार्ट होगा अब सेशन, तो उसमें बताऊंगा आपको जितने भी हमारे अकाउंट होते हैं। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये हमारे देश का एक ऐसा फंड है, एक तरह से समझिए ये सरकार का बैंक खाता है, और इसी में सरकार का सब रुपया जमा है। हमारे देश का जितना भी टैक्स कलेक्शन, नॉन टैक्स कलेक्शन हो गया, या फिर जितना भी जो है लॉन्ड डेज किया, या सरकार ने जितना कमाई किया, ये सभी रुपया इसी में लगा। और लगभग इसमें अच्छा खासा अमाउंट जो है, लाख करोड़, मतलब जो है 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ रुपया इसमें आते हैं। और इसी से सरकार जो है ना, इस रुपया को एक्सपेंड करके हमारे देश का बहुत सारे डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हम बता रहा था यूनियन गवर्नमेंट की, मतलब दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर, सेंटर की बात कर रहा है। उसी तरह स्टेट में भी होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ये हमारा आर्टिकल 266 में लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 266 में 266 आर्टिकल में लिखा गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के बारे में भी लिखा गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अब रहा कि ठीक है सर, इसका मतलब है कि स्टेट के पास भी जितना रुपया आता है सब इसमें जमा होता हुआ, तो यस, इसी से स्टेट जो है ना, मेजर पोर्शन, मेन रेगुलर अकाउंट इसे हम लोग बोलते हैं, इसी से जो है वो स्टेट अपना दिनचर्या, अपने दैनिक जीवन चलाता होगा अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब रहा कि सर ठीक है, आपने बोला कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्रेसिडेंट खुद ले लिया, फिर आपने बोला कि लेजिस्लेटिव फंक्शन पार्लियामेंट को दे दिया। अब ये फाइनेंशियल बताइए, फाइनेंशियल पावर किसको देगा, ये रुपया को खर्च करने का अधिकार किसको मिलेगा। तो देखिए यही ऑप्शन है, कह रहे हैं कि पार्लियामेंट कैन ऑथराइज द प्रेसिडेंट। अब फाइनेंशियल पावर क्या होता है ना, कि ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है ना, इसमें जितना भी रुपया है ना, ये रुपया जो है ना, एक रुपया भी इसमें से निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल होता है। उसी तरह स्टेट का जो फंड है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इसमें से भी एक रुपया निकालने के लिए वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसका परमिशन चाहिए होता है। लेकिन अब तो लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की ही तरह इस यूनियन में कौन है, पार्लियामेंट। इसलिए पार्लियामेंट कैन ऑथराइज द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ने ऑथराइज किया प्रेसिडेंट को कि आप इससे जो है ना रुपया निकाल करके जो है उस स्टेट को चलाने के लिए खर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अप्रूवल कौन देगा आपको, अब लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, तो इस स्टेट का जो फंड है उसका अप्रूवल आपको देगा पार्लियामेंट। आई थिंक नहीं समझ में आया होगा आपको, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए हमारे सेंटर में होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का रुपया रखा रहता है। उसी तरह स्टेट में होते हैं हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जहाँ पे स्टेट का रुपया रखा रहता है, ठीक है। अभी देखिए इसमें से एक रुपया खर्च करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, पार्लियामेंट से पास होना पड़ता है, पार्लियामेंट से पास होना पड़ता है। उसी तरह इसमें से एक भी रुपया खर्च होने के लिए स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसका परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। अब बताइए कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ लग गया है, इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया, अब इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म हो गया। तो सर इसमें से रुपया फिर कैसे निकलेगा, जो अब स्टेट को चलाना है ना, प्रेसिडेंट रूल मतलब ये थोड़ी होता है कि स्टेट खत्म हो गया। स्टेट को चलाने के लिए तो रुपया का जरूरत होगा, तो वो कैसे निकालोगे आप इसमें से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से रुपया कैसे निकालोगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं जो पास करेगा इस बिल को, कितना रुपया निकालना है। तो अब क्या करेंगे, तो अब पार्लियामेंट अप्रूवल देगा कि प्रेसिडेंट सर आप इसमें से रुपया निकाल लो। किसको बोलेगा, प्रेसिडेंट को कहेगा, प्रेसिडेंट को कहेगा
कि आप इसमें से रुपया निकाल सकते हो, लेकिन अप्रूवल हम देंगे। अप्रूवल कौन देंगे? हम देंगे कि इसमें से रुपया निकाल करके आपको कैसे स्टेट चलाना है, कितना रुपया निकालना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ये तीनों आंसर करेक्ट था। मतलब आपको क्या लगा कि सब सर जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जिसे हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं या फिर इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब सर ये लग जाता है ना, तो इस केस में क्या देखा आपने कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन एज्यूम कर लिया प्रेसिडेंट अपने पास, जो गवर्नर के थ्रू या खुद द्वारा चलाता है। फिर लेजिस्लेटिव फंक्शन जो होता है, लेजिस्लेशन का काम, पावर का मतलब कानून बनाने का काम, वो पार्लियामेंट को दे दिया प्रेसिडेंट ने। और आप फाइनेंशियल पावर, जो फाइनेंशियल पैसा का पावर था, उसमें पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को कहा कि आप जो है इस रुपया को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, हम लेकिन परमिशन देंगे। पार्लियामेंट्री अप्रूवल के द्वारा जो होगा ये पास होगा। ऑल ऑप्शन जो होता है इसमें 3 करेक्ट होगा, तीनों का तीनों जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अभी देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ बनाया है कि नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में क्या डिफरेंस है। देखिए हम लोग ने देखा था नेशनल इमरजेंसी, मतलब नेशनल इमरजेंसी आप जब भी देखेंगे ना, तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो है ना, ये हमारे स्टेट के बड़े से हिस्से पे लगते हैं या फिर पूरे देश में लगते हैं। जैसे हमारा वार हुआ था चाइना के साथ, वहाँ पे हमने नेशनल इमरजेंसी लगाया था। मतलब नेशनल इमरजेंसी को ऐसा बनाया गया कि पूरे देश में लगने के लिए ही बनता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। लेकिन हम लोग ने देखा था कि सर जो नेशनल इमरजेंसी है ना, नेशनल इमरजेंसी के लिए 3 कंडीशन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। और नेशनल इमरजेंसी जिसके बारे में तो आर्टिकल 352 डिस्कस करता है, इसमें बोला कि 3, अगर कहा कि एक्सटर्नल एग्रेशन हो, कहीं बाहर के देश से एग्रेशन आ रहा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन बोला था। उसके बाद बोला कि अगर वार स्टार्ट हो जाए, ये दोनों एक्सटर्नल था, क्या था एक्सटर्नल था। तो अगर बाहर के देश से वार हो जाए या फिर मानिए कि एग्रेशन आ रहा है, तो इस केसेज में, और एक बोला था कि इंटरनल, अगर इंटरनल देश के अंदर में अगर मिलिट्री रिवोल्ट कर देता है या आर्मी रिवोल्ट कर देता है, तो इस 3 कंडीशन पे हम क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करते हैं। और स्टेट इमरजेंसी सर, स्टेट इमरजेंसी कब होता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म उस स्टेट का खराब हो जाएगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर सरकार काम नहीं करेगी ना, तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा दिया। तो जो सबसे पहला डिफरेंसेस था वो था ग्राउंड का, कि सर ये लगता है 3 कंडीशन, जब एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर वार हो या फिर हमारे देश का आर्म रिबेलियन कर दे तो नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। जबकि स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का खराब होना, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को नहीं मानना, उसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी तब लगाते हैं, दैट मीन्स प्रेसिडेंट रूल लगाता है। नेक्स्ट डिफरेंस से अगर देखेंगे तो देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू वर्क विद डायरेक्शन फ्रॉम द यूनियन। हम लोग ने देखा था कि सर जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है ना, तो उस केस में हम स्टेट को कुछ नहीं करते हैं, मतलब स्टेट का सब पावर छीनते नहीं है, बस उसको डायरेक्शन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो स्टेट लेजिस्लेचर मतलब हो गया चीफ मिनिस्टर और उसके मंत्री, उसको डायरेक्शन देते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक है। तो ये होता है, मतलब वहाँ पे डायरेक्शन दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं किया जाता है। लेकिन मैंने प्रेसिडेंट रूल में क्या बताया, मैंने प्रेसिडेंट रूल में बताया कि डिजॉल्व कर दिया जाता है वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ख़त्म नहीं कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाता है। आपने देखा था कि जब सर नेशनल इमरजेंसी लगता है ना, तो हमारा फंडामेंटल राइट भी इससे जो है इफेक्ट होता है। कैसे होता है? तो मैंने बताया था कि एक आर्टिकल तो हमारा सिंपल सा समझिए, एक आर्टिकल हमारा 19 है जो हमको बोलने की, घूमने सब की आज़ादी देता है, बहुत सारा ये आज़ादी देता है आर्टिकल 19। ये तो कहा था ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, कब? जब हमारा एक्सटर्नल हमारा नेशनल इमरजेंसी लगाओ। एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी केस में इसने बोला था कि ऑटोमेटिकली हमारा जो हमारा फंडामेंटल राइट 19 है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ बोला था कि 20 और 21 को छोड़ करके जो हमारा आर्टिकल 20 एंड 21 है, जो हमको लाइफ एंड लिबर्टी की स्वतंत्रता देता है और स्टेट से हमको बचाता है फोर्सफुल एक्शन से, आर्टिकल 20। तो इस दोनों के केसेस में कहा था कि इस दोनों को छोड़ के सभी का इन्फॉर्चुनेलिटी भी खत्म हो जाता है, सभी फंडामेंटल राइट का इन्फॉर्चुनेलिटी भी खत्म हो जाता है। तो क्या हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट एक तरह से क्या हो जाता है, पूरा इफेक्टेड हो जाता है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी केस। क्या स्टेट इमरजेंसी में मैंने कहीं बताया क्या? तो नहीं सर, स्टेट इमरजेंसी केस में फंडामेंटल राइट पे कोई असर नहीं होता है, फंडामेंटल राइट हम लोग का वैसे ही बचा रहता है, ठीक है। अब होगी सर फंडामेंटल राइट इतना ज़रूरी क्या है? यस यस, किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए, मेंटल सब कुछ डेवलपमेंट के लिए, उसको जो है होल डेवलपमेंट के लिए जो है फंडामेंटल राइट रहना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट लिखा है, इट इफेक्ट द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। देखिए यस, ये जो है ना अल्टर करता है यूनियन और स्टेट। मैंने बताया था कि जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी केस में जो है फाइनेंशियल पावर, जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो रुपये का बंटवारा हो रहा था,
मानिए जीएसटी से 10 लाख करोड़ का कमाई हुआ, 10 लाख करोड़ मानिए 4 लाख करोड़ स्टेट को भेजना था और 6 लाख करोड़ जो है सेंट्रल को रखना था। तो इस सब को सीज कर दिया जाता है कि पैसा तैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये सब अल्टर होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब हमारा नेशनल इमरजेंसी में जो है अल्टर हो जाता है, दोनों के बीच का रिलेशन है, स्टेट और सेंटर के बीच का जो रिलेशन है पैसे के बंटवारे का, पावर का भी एक तरह से, क्योंकि हम लोगों ने बोला था ना ऊपर वाले में ही बताया है कि डायरेक्शन दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कि ऐसे करना है ऐसे करना, और वो डायरेक्शन ऐसा नहीं होता है कि एडवाइजरी नेचर का होता है, बाइंडिंग नेचर का होता है स्टेट पर। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड यूनियन जो होता है चेंजेज हो अल्टर हो जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल में तो सर सभी पावर ही ले लिया ना, खत्म ही कर दिया, वहाँ के जो है वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को ख़त्म कर दिया। तो इसीलिए यहाँ तो टोटल पावर ही एक तरह से इन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल स्टेट पार्लियामेंट गेट द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। जितने भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था तभी सभी पे जो है ना पार्लियामेंट कानून बनाएगा। तो जहाँ हम लोग ने देखा वहाँ थोड़ा सा हम लोग स्टेट और सेंटर के बीच का रिलेशन में थोड़ा सा चेंजेस आता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सभी पावर, फाइनेंशियल पावर को ले रहता है प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर को ले लेता है प्रेसिडेंट, और जो है हमारा लेजिस्लेटिव पावर को कौन ले लेता है, पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी याद रखिए कि जो हमारा प्रेसिडेंट रूल होता है एक स्टेट पे लगता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी है वो बड़ा सा मतलब एरिया पे लगता है, या तो पूरे देश पे लगेगा या थोड़ा बड़ा सा एरिया पे लगेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट पे नहीं लगा सकता है, नेशनल इमरजेंसी एक स्टेट पे भी लग सकता है। मानिए ये हमारा पाकिस्तान के साथ वार हुआ तो पाकिस्तान से सिर्फ 2-4 स्टेट पे हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरा देश में लगाए। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और याद रखिए कि ये देखिए एक चीज़, ये दोनों के बीच में मैं डिफरेंसेस बोलता हूँ। नेशनल इमरजेंसी का 5वां नंबर देखिए आप, और जो स्टेट इमरजेंसी है उसका 4th नंबर देखिए। कह रहा है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है ना सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ना पार्लियामेंट के पास पावर हो जाता है कॉन्करेंट पावर ऑन लॉ मेकिंग ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। और इसमें क्या लिखा है प्रेसिडेंट रूल में कि पूरे पावर हो जाता है पावर टू मेक द लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, एक्सक्लूसिव पावर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब भी नेशनल इमरजेंसी लगता है ना तो मैंने क्या बताया कि एक स्टेट है, इस स्टेट के पास अपना सब्जेक्ट है जिस पे वो कानून बनाता है। तो जब नेशनल इमरजेंसी लग जाता है ना तो इस स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, स्टेट लिस्ट का जितना भी सब्जेक्ट है ना, इस पे कानून पहले स्टेट बनाता था। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लग गया ना, यूनियन गवर्नमेंट के पास भी पावर हो जाता है कि इस पे क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन पावर कौन सा आता है, कॉन्करेंट पावर आता है। क्योंकि सर व्हाट यू मीन बाय कॉन्करेंट पावर? कॉन्करेंट पावर का मतलब होता है कि जब इस लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाना है ना तो इसमें प्रायोरिटी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। प्रायोरिटी किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसको हम लोग कॉन्करेंट पावर बोलते हैं। कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि सर ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है ना, अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाना चाहता है ना तो उसमें जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का, स्टेट को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्करेंट पावर आता है नेशनल इमरजेंसी। लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, स्टेट इमरजेंसी लगता है ना, स्टेट इमरजेंसी, तब तो मैंने क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास टोटल स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार होता है। और उस समय वो होता ही नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली होता ही नहीं है, मतलब स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता ही नहीं है। इसीलिए पूरे पावर, एक्सक्लूसिव पावर मिल जाता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बनाने का। जितने भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है इस पे कानून बनाने का टोटल पावर आ जाता है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, किसके पास, पार्लियामेंट के पास। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगता है ना तब पार्लियामेंट के पास एक छोटा सा पावर, मतलब छोटा पावर मतलब कॉन्करेंट पावर आता है। कॉन्करेंट पावर मतलब कि जब स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट होगा तो सेंटर को प्रायोरिटी दिया जाएगा एक सब्जेक्ट पे कानून बनाने में। ठीक है, तो क्या हमने समझा कि सर नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कानून बनाना चाहता है इन किस पे, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, तो वहाँ प्रायोरिटी मिलेगा। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में, दैट मीन्स प्रेसिडेंट रूल में, जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहा है कानून बनाना या पार्लियामेंट चाह रहा है कानून बनाना इन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पे, मैटर पे, तो पूरा उसके पास अधिकार है। क्योंकि वहाँ पे नीचे में स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है नहीं जो, या लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं जो कानून बनाएगा यहाँ। इसीलिए इसमें एक्सक्लूसिव पावर मिलता है, कि मतलब टोटल स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं इस पे जो है पार्लियामेंट कानून बना सकता है। इस पे कौन कानून बनाएगा, पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म हो चुका है, लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। लेकिन इसमें जो है ना स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म नहीं होता है। इसमें जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में जो है ना, पार्लियामेंट को थोड़ा प्रायोरिटी मिलता है, इसको भी प्रायोरिटी मिलता है, लेकिन इसको थोड़ा डबल प्रायोरिटी हम देते हैं। ठीक है,
तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑन द एसआर बम्बई केस जजमेंट। देखिए हमारा क्या था कि 88 सबके लगभग में ये केस हुआ है, एसआर बम्बई केस, ठीक है। एक कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर था, ठीक है, एक हमारे कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर था एसआर बम्बई जिनका नाम था। वो कहीं घूमने गए थे और जब तक वो घूमने गए ना तब तक इनके कुछ एमएलए जो थे ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे ना, जो इनके सपोर्ट में थे, जो एमएलए इसके साथ थे ना, वो सभी जो है ना अपोजिशन से मिल करके ये लोग इनको साथ छोड़ दिए, एमएलए जिनको साथ छोड़ दिए। और देखिए इसमें जो है ना कुछ एमएलए को ज़बरदस्ती छुटवाया गया था, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एमएलए छोड़ना चाह रहा था एसआर बम्बई के असेंबली को, ठीक है, उनके साथ को छोड़ना चाहता। ज़बरदस्ती कुछ लोगों को जो है दूसरे जो अपोजिशन पार्टी वाले जो हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं खरीद करना, खरीद फिरौती दे करके अपने एमएलए को खरीदना जिसको बोलते हैं, ये करके जो है ना अपोजिशन जो है वो इसके एमएलए में सबको ले लिया। अब जब तक वो कहीं से घूम के आए ना तब तक देखते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया है। मतलब बताइए कि कोई चीफ मिनिस्टर बाहर है, ठीक है, बाहर है, और चीफ मिनिस्टर के एब्सेंस में अगर मानिए गवर्नर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दे करके कहा कि सर आप जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, तो कितना ये अन्याय होगा कि चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर के सामने आपने जो है कम से कम जो है एक बार कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं लाया कि उसके पास सच में एमएलए है कि नहीं है, वो देखना भी तो चाहिए था ना आपको। आपने बस एक पेपर पे लिखे हुए, मानिए 17 लोगों ने, शायद 17 ही लोग था, 17 लोगों के नाम था और 17 लोगों का साइन था, ये सभी एमएलए जो है एसआर बम्बई के पार्टी से हट करके जनता दल, इनका नाम था जनता दल ऐसा कुछ था, तो इनसे हट करके जो अपोजिशन वाले था उसमें चला गया था, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने एक पेपर पे लिखा हुआ था। और ये गवर्नमेंट जी ने क्या किया, गवर्नमेंट जी ने 12 बजे रात अबाउट में आई थिंक, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इसको, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि सर जो हमारा स्टेट है ना, इस स्टेट में जो है जो सरकार चला रहा है ना उसके पास मेजोरिटी नहीं है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये स्टेट काम नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है इस स्टेट का खराब है, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। और प्रेसिडेंट जी भी नहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। लेकिन एसआर बम्बई छोड़ने वाले थे नहीं, ये कोर्ट पहुंच गए। और आपको पता होना चाहिए कि ये जजमेंट जो है आज तक के इतिहास में गवर्नर के पोस्ट या फिर प्रेसिडेंट रूल के सबसे बड़ा जजमेंट है ये, ठीक है, एसआर बम्बई केसेस 90 में हुआ था, 1990 88 सब में हुआ था ये, ठीक है। तो इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बम्बई को के सपोर्ट में पूरा अपना सुनवाई किया था। और एसआर बम्बई के जो गवर्नमेंट चल रहा था वहाँ पे, कर्नाटका में सरकार चल रही थी, उनको वापस लाया था। मतलब सब कुछ इन फेवर ऑफ एसआर बम्बई में हुआ था, ठीक है। तो एसआर बम्बई केस वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केसेज हुआ था, जहाँ प्रेसिडेंट रूल को चैलेंज किया गया था। प्रेसिडेंट ने जो रूल लगाया था, प्रेसिडेंट रूल लगाया था, उसको चैलेंज किया। अब इस जजमेंट में जो है क्या सब बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये प्रेसिडेंट का पावर है ना, ये प्रेसिडेंट रूल लगाता है, ये कंडीशनल है, ना कि एब्सोल्यूट नेचर का है। मतलब कि प्रेसिडेंट का पावर ये मत समझिए कि आपको जो मन होगा वो करेंगे। प्रेसिडेंट को कहा गया ऐसा मत समझिए कि आपका पावर जो है इतना ज़्यादा है कि आपको जब मन होगा किसी स्टेट में लगा देंगे, नो, ये कंडीशनल नेचर का है, नो कि आपका एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, उस समय भी भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि देखिए ये जो आर्टिकल है ना 356, ये आर्टिकल को हमने एक डेड आर्टिकल की तरह लिखा है। इसको डेड आर्टिकल का मतलब ये हुआ कि इसको आप ना कभी भी यूज मत कीजिएगा, जब आपका सभी खत्म हो जाए, सभी मतलब ऑप्शन खत्म हो जाए ना, तभी इसको यूज कीजिएगा। तो ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोला था कि ये डेड आर्टिकल है एक तरह से, इसका यूज नहीं के बराबर करना है। इसीलिए लेकिन आज तक की अगर हम लोग देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा किसी आर्टिकल का यूज किया गया है तो यही आर्टिकल यूज किया गया है, मतलब अपने फ़ायदों के लिए, पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदों सबके लिए जो है ये आर्टिकल का यूज करते हैं जब भी किसी अपोजिशन गवर्नमेंट कहीं स्टेट में रहता है। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ था, कर्नाटका गवर्नमेंट में जो था अपोजिशन का था और सेंट्रल में कांग्रेस का सरकार था, ठीक है। तो इस केसेज में भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ की सरकार को गिराने के लिए, अपोजिशन के सरकार को गिराने के लिए ऐसा किया गया था। तो उन्होंने सब क्या बोला एसआर बम्बई केसेज में कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 356 इज नॉट एब्सोल्यूट नेचर, रेदर इट इज ए कंडीशनल पावर यूज्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंडीशनल पावर है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूज करना है, न कि अपने मन से जो आपको लगे कि मतलब कुछ भी कर देना है तो कर देना, ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ और भी सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जेआर के अंदर आएगा, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। जुडिशियल रिव्यू कैन अकर ऑन द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल ने जो लगाया है, प्रेसिडेंट जी ने जो लगा दिया एक स्टेट प्रेसिडेंट रूल,
इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये कोर्ट में इसको सुनवाई हो सकता है, कोर्ट इसको देख सकता है कि प्रेसिडेंट रूल जो लगा गया है वो सही ढंग से लगाया गया है कि नहीं, सही में ये प्रेसिडेंट रूल लगाने के लायक था कि नहीं था, ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म सही में फेल था उस स्टेट का कि नहीं था, ठीक है। अगर कोर्ट, देखिए लास्ट ऑप्शन इसमें यही लिखा है 7 नंबर, इफ़ द कोर्ट फाइंड दैट द प्रेसिडेंट रूल वाज रॉन्गली डन, मतलब अगर गलती से लगाया, गलत तरीके से लगाया गया, देन इट ऑर्डर टू रिवाइव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लेजिस्लेटर, तब क्या करेगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो टर्मिनेट किया था उसको भी वापस ले आएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो लेजिस्लेचर होता है उसको जो डिजॉल्व किया गया था उसको भी वापस लाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट को लगता है कि गलत तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन सही था कि प्रेसिडेंट रूल जो होता है ना, प्रेसिडेंट का जो पावर होता है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल वो कंडीशनल होता है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट नेचर का नहीं होता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म सच में फेल हो ना तब लगाना चाहिए, जब आपका सब ऑप्शन खत्म हो जाए, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने ये भी बोला था कि देखिए सबसे पहले ना प्रेसिडेंट को ना हमेशा जो है ना, जब भी प्रेसिडेंट को लगे कि इस स्टेट में थोड़ा सही से काम सब नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट को ना उसको वार्निंग देना चाहिए कि देखो सही से काम करो नहीं तो प्रेसिडेंट रूल लगा दूंगा, वार्निंग देना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट लगा देना चाहिए। उसका सरकार गया घूमने के लिए कहीं बाहर गया है और तब तक आप प्रेसिडेंट लगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जजमेंट में उन्होंने ये बोला। उसके बाद दूसरा जजमेंट में बोला कि प्रेसिडेंट रूल जो लगा है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मतलब कि ये कोर्ट में जाकर के उसका सुनवाई हो सकता है कि ये सही में ग्राउंड सही था लगाने का कि नहीं था। करेक्ट, कोर्ट जो है ना, कोर्ट गो थ्रू द मटेरियल फैक्ट, कोर्ट जो है मटेरियल फैक्ट को देखेगा और उस पर देखेगा कि ये केस सही है कि नहीं, ठीक है। ये नहीं देखेगा कि ओरली किसी ने एडवाइस कर दिया हो, मतलब मानिए जो सलाह मैंने बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह बोला था और गवर्नर का बोला था, मैंने गवर्नर जो है सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को, तो ये फैक्ट देखेगा गवर्नर ने जो लिख के दिया है कि उस सभी फैक्ट मटेरियल फैक्ट को जो है ना कोर्ट सुनवाई करेगा, कोर्ट देखेगा कि मटेरियल फैक्ट क्या है इसका, ठीक है। ये नहीं कि मतलब मुंह से कहने पे नहीं होता है प्रेसिडेंट रूल, कोर्ट ने बोला कि हम मटेरियल फैक्ट देखेंगे, दस्तावेज देखेंगे किस बेसिस पे आपने लगाया है। रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर मस्ट बी लाइक ए स्पीकिंग डॉक्यूमेंट, कहा कि जो गवर्नर का रिपोर्ट होना चाहिए ना स्पीकिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। स्पीकिंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब जिसको पढ़ने के बाद ना आपको एकदम पूरा क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है, तो उसको स्पीकिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मतलब जो गवर्नर ने एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को, गवर्नर ने किसको एडवाइस दिया, प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया, प्रेसिडेंट को बोला कि सर इस स्टेट में जो है कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उन्होंने एक लेटर भेजा, एक लेटर बोला, इस केस में जो है ना एक फैक्स भेजा गया था 12 बजे रात को, ठीक है। तो एक उन्होंने लेटर भेजा, तो ये जो लेटर भेजा ना ये लेटर स्पीकिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। स्पीकिंग डॉक्यूमेंट पे आपको क्या देखने, जिसको पढ़ने के बाद पूरा क्लैरिटी हो जाए कि हाँ ये ऐसा गलती है, ऐसा गलती है, ऐसा गलती, पॉइंट वाइज। ये भी होता है स्पीकिंग डॉक्यूमेंट का मतलब एक पार्ट होता है कि सब कुछ पॉइंट वाइज और क्लियर लिखा गया हो, ठीक है। तो स्पीकिंग डॉक्यूमेंट की तरह होना चाहिए गवर्नर का, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम ऐसा हो कि जो मतलब पढ़ने से समझ में भी आया समझ में नहीं भी आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने इस केसेज में। फिर बोला कि सपोर्ट ऑफ सीएम मस्ट बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। इस केसेज में आपने बताइए कि एसआर बम्मई जी जो बाहर गए थे उनके आने से पहले वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया, क्या इस चीफ मिनिस्टर को क्या इनको थोड़ा मौका मिला कि आप अपना जो है टेस्ट कीजिए, फ्लोर टेस्ट कीजिए। फ्लोर टेस्ट का मतलब वही होता है कॉन्फिडेंस मोशन पास करना कि आपके पास मेजोरिटी है कि नहीं है, ये इनको मौका मिला क्या, नहीं मिला। क्यों, इनको आने से पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया था। तो कहा इस केसेज में उन्होंने कहा कि सीएम के पास सपोर्ट है कि नहीं है, इसके लिए आपको फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा, फ्लोर और टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली में टेस्ट करना पड़ेगा, ना कि किसी के लेटर से जो है आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिएगा कि इसका एमएलए को मैंने खरीद लिया, इसका एमएलए को उसने बेच दिया, इस ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आपको टेस्ट करना पड़ेगा और वो भी असेंबली में टेस्ट करना पड़ेगा कि इस सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है कि डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लेजिस्लेचर शुड नॉट बी डन साइमल्टेनियसली। देखिए क्या होता है ना कि जैसे ही हमारा प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, प्रेसिडेंट रूल मानिए किसी स्टेट में लग गया, तो सबसे पहले वहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसमें सीएम और उनके मंत्री आते हैं, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। फिर जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जितने भी एमएलए और जितने बच गए, इनके अलावा भी तो होता है ना लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको भी डिजॉल्व कर दिया जाता था। पहले तो ऐसा होता था कि जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता था ना दोनों को ख़त्म कर दिया जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, तुम क्या करो, प्रेसिडेंट रूल लगाओ और उसके बाद केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को टर्मिनेट करो, इसको रहने दो, लेजिस्लेटिव असेंबली को रहने दो।
लेजिस्लेटिव असेंबली को तब खत्म करना जब पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा, जो मैंने बताया था लोकसभा और राज्यसभा जो है 2 महीने के अंदर पास करना पड़ता है, ये दोनों जब इस बिल को पास कर देना तब जाके तुम लेजिस्लेटिव असेंबली को टर्मिनेट करना, मतलब दोनों को एक साथ टर्मिनेट नहीं करना। क्या बोला फिर से सुनिए, उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट में था, स्टेट में सीएम और उसके मंत्री, इसको तो आप टर्मिनेट कर दीजिए, प्रेसिडेंट रूल लगते ही इसको टर्मिनेट कर दीजिए, लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो बड़ा हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे कानून बनता है, इसको आप तब टर्मिनेट कीजिएगा जब लोकसभा और राज्यसभा जो है इस बिल को पास कर देगा, तब इसको टर्मिनेट कीजिएगा। दोनों को साथ साथ नहीं करना है, एक साथ नहीं करना है, पहले ये कीजिएगा और जब ये दोनों पास कर देगा बिल को तब जाकर लेजिस्लेटिव असेंबली को टर्मिनेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर था। इस केसेज में ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और लास्ट ऑप्शन मैंने बता ही दिया कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है गलत तरीके से लगाया है तो सब कुछ वापस कर देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी वापस कर देगा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया गया था इसको भी वापस कर देगा। और यही हुआ था एसआर बम्बई केसेस में। ठीक है, तो आर्टिकल जो 356 हमारा बताता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में या स्टेट इमरजेंसी के बारे में, इसका मिसयूज हमेशा होते रहा है। जब भी देखा गया है कि स्टेट में कोई अपोजिशन का सरकार रहता है और सेंट्रल में किसी दूसरे पार्टी का सरकार रहता है ना, तो प्रेसिडेंट के थ्रू जो है ना ये वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। जैसे अभी बंगाल का कंडीशन, बंगाल जो है ना, बंगाल पे इमरजेंसी लगाने की बात हमेशा जो है ऐसा होते उठते रहता है कि बंगाल जो है, बंगाल पे ममता बनर्जी का शासन चलता है जो कि एक टीएमसी लीडर हैं, टीएमसी पार्टी है वहाँ पे, और सरकार में बीजेपी है, तो दोनों अपोजिट हो गया ना, अपोजिशन हो गया। तो इस केसेस में देखा जाता है कि अपोजिशन पार्टी को सताने के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू होगा, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू मतलब अब कोर्ट देखेगा कि ये सही ग्राउंड पे लगाया गया है कि नहीं लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच आर्टिकल डिस्कसेज अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमने प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी देख लिया जो 352 बोलता था, फिर हमने स्टेट इमरजेंसी भी देख लिया जो हमारा 356 बोलता था, और अब हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसके बारे में इसमें 4 ऐड करने पे 360 आएगा। मैंने पहले ही बताया था 4 ऐड करने पे आता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में 360 बोलता है। क्योंकि सर ये लगता कब है, देखिए इसी लाइन में मैंने लिख दिया कि व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट अंडर थ्रेट, जब हमारे देश का जो है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ जाए, हमारे देश पे कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाए, क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो जाए, उस केसेज में हम लोग जो है हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है। लेकिन आज तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आफ्टर इम्पोजिशन द फाइनेंशियल इमरजेंसी, मानिए अभी तक तो नहीं लगा है, लेकिन मानिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में लग जाता है, तो क्या सर इसको भी लोकसभा राज्यसभा से पास करना है क्या? अभी आपने बताया था कि प्रेसिडेंट रूल लगने पे लोकसभा राज्यसभा से सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है, क्या इसमें भी पास करना पड़ता है क्या? तो यस भाई, पास करना पड़ता है। तो कितना मंथ के अंदर, ये थोड़ा बता दीजिए कि हाउ मेनी मंथ के बाद जो है इस इमरजेंसी का जो बिल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बिल को पास करना पड़ता है। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के बिल को जो है ना हम लोग को 2 महीने के अंदर, 2 मंथ के अंदर जो है ना, 2 मंथ के अंदर जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी बिल को लोकसभा और राज्यसभा से क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, बोथ द हाउसेज ऑफ इट्स इम्पोजिशन। जिस दिन ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है, मानिए 12 तारीख को लगा है, तो इसके 2 महीने के अंदर जो है लोकसभा और राज्यसभा को इस बिल को पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि सिंपल मेजोरिटी से भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का बिल भी जो है सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है, सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है, तो सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी विड्रॉल कैसे किया जाता है। मानिए सर फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार लग गया, अब इसको ख़त्म कैसे करेंगे ये बताइए। मानिए कि अब हमारा स्टेबिलिटी सही हो गया, हमारे पास रुपया आ गया, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी को हमको ख़त्म करने का तरीका बताइए। तो देखिए 3 ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि क्या फिर से हम एक रिवोकेशन का बिल, ख़त्म करने वाला बिल दोनों हाउसेज से पास कर लें क्या सिंपल मेजोरिटी से? तो नो सर, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्या जस्ट प्रेसिडेंट को बोल दे फाइनेंशियल इमरजेंसी को आप बोल दीजिए ख़त्म हो गया? यस, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी को ख़त्म करना है तो बस प्रेसिडेंट जो है ना प्रोक्लेम कर देगा ना, घोषणा कर देगा फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म हो गया, यही सफिशिएंट है, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसे लोकसभा राज्यसभा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट उनसे प्रेसिडेंट को बोल करके उसे प्रोक्लेमेशन करवा दीजिए, बस ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम मतलब ख़त्म कर दिया जा सकता है कैसे? तो रिवोकेशन का प्रोक्लेमेशन करा के, ख़त्म करने का प्रोक्लेमेशन और रिवोकेशन बाय प्रेसिडेंट के द्वारा, बस जस्ट। नेक्स्ट कर रहा है फाइंड द करेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए हम लोग ने देखा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगता है,
किस आर्टिकल के अंदर लगता है, कैसे हटाया जाता है, तो बस प्रेसिडेंट बोल देगा खत्म हो गया। कोई लोकसभा राज्यसभा में पास करने की जरूरत नहीं होती खत्म करने के लिए। अब रहा कि सर क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मानिए हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे देश पे। तो देखिए उसी के बारे में ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो क्या सब चेंजेज आता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, जो रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना सेंटर और स्टेट के बीच में, अब उसको सेंटर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? सेंटर। अभी मानिए कि 40 से 42% जो रिवेन्यू कलेक्शन करता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है। 40 से 42%, मानिए कि 50 लाख करोड़ का कमाई हुआ तो उसमें से 40% जो है 20 लाख करोड़ तक मानिए कि दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को। किसको? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगा ना तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे अब सरकार सोचेगा क्या करूँगा, स्टेट को दो कि नहीं दो। तब मतलब क्या हुआ कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था सेंटर और स्टेट के बीच में, अब इसको डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ देना चाहिए, देगा, नहीं देना होगा तो उसको कुछ मतलब कहीं ना रिड्यूस कर देता है देने का, ठीक है। तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक ये हो जाता है, ऐसा सही है ये ऑप्शन, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट जो है ना, जो सेंट्रल में बैठा हुआ है ना गवर्नमेंट, वो अब स्टेट गवर्नमेंट सबको आदेश देगा, सभी स्टेट को आदेश देगा भाई तू ऐसा करो ऐसा करो। स्टेट एग्जीक्यूटिव सबको आदेश देगा ताकि जो है ना हमारे देश से जो है ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ है वो ख़त्म हो जाए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि स्टेट की गलती की वजह से ही इमरजेंसी लगता है। जैसे मैं आपको कुछ स्टेट दिखा सकता हूँ जो बहुत ज़्यादा कर्जे में है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट हैं जो बहुत ज़्यादा कर्जे में, सेंट्रल से कभी कर्जा लेते हैं, बाहर से कभी कर्जा लेते हैं। तब ऐसे ही आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब किसी एक स्टेट पे जो है कि बहुत सारे स्टेट जो है कर्जा लेते हैं। अगर मानिए सभी स्टेट ने कर्जा कर लिया तो देश का भी कर्जा हो गया। तो इस तरह से क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसीलिए जो है ना यूनियन गवर्नमेंट जो है ना स्टेट को जो है ना क्या करते हैं, स्टेट को जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन देते हैं कि भाई तुम ऐसे करो, ठीक है, ऐसा करो ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो दैट मीन्स कि सर यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है ना वो डायरेक्शन देगा स्टेट एग्जीक्यूटिव को मेंटेनेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करने के लिए डायरेक्शन देगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा एडवाइजरी नेचर का होगा, बाइंडिंग नेचर का होता है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट जो भी बोलेगा वो बाइंडिंग करना ही पड़ेगा ऐसा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन लिखा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट द स्टेट एग्जीक्यूटिव। सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना स्टेट एग्जीक्यूटिव को बोलेगा कि देखो तुम रिड्यूस कर दो सैलरी अलाउंसेज ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्लूडिंग द जजेस। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उसके कहेगा कि सैलरी अलाउंसेज सबको क्या कर दो, या तो कम कर दो, रिड्यूस कर दो। और ऐसा नहीं कि तुम केवल सरकारी एम्प्लॉय को करना और जज थोड़ा इंडिपेंडेंट कैटेगरी के होते हैं तो उसको नहीं करना, उसका भी कर सकते हो। तो ये यूनियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया कि जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया कि तुम सरकारी एम्प्लॉय सबका जो है जितने भी अलाउंसेस सब देते हो ये सब थोड़ा कम करो, ठीक है, कम करो। जरूरी नहीं है सभी का, जो तुमको लगे कुछ लोगों का कम करना चाहिए तो उसका कम करो, या सभी लोगों का करना चाहिए। जैसे अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, कोविड आया था। कोविड में क्या किया गया था, जितने भी सरकारी एम्प्लॉय थे ना सबके सैलरी से 2,000 रुपया काटा गया था, 2,000 के अवार्ड में काटा गया था। तो इसी से जो है हमारा कितना रुपया जमा हुआ, 35,000 करोड़ के लगभग रुपया जमा हुआ था। और उससे जो है कोविड का वैक्सीन बना। तो सरकारी एम्प्लॉय को इसमें प्रॉब्लम देता है। जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है ना तो उसका सैलरी सब कम हो जाता है, ठीक है। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये सही था, तीनों आंसर सही था। करेंगे मनी बिल और फाइनेंशियल बिल कैन बी मेड सब्जेक्ट टू द एसेंट ऑफ पर्सन। कोई भी रुपया से रिलेटेड बिल आएगा, ठीक है, मनी बिल और फाइनेंशियल। देखो मनी बिल में तो पहले से भी प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी होता था। फाइनेंशियल बिल का भी दो कैटेगरी होता था, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारे आर्टिकल है 117 का 1 और 117 का 3। तो ये 117 के 1 में तो प्रेसिडेंट का एसेंट लगता था, लेकिन अब कह रहा है कि इसमें भी प्रेसिडेंट का एसेंट का जरूरत होगा। मतलब कि कोई भी बिल, मनी बिल हो या फाइनेंशियल बिल हो, इस बिल को लाने के लिए जो है ना प्रेसिडेंट से अच्छा से परमिशन ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। क्योंकि रुपया से रिलेटेड मामला होगा और रुपया से रिलेटेड मामला पे कह रहा है कि मतलब अच्छा से विचार हो, क्योंकि रुपया का ही तो प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं, इसीलिए हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हुआ है, ठीक है। तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को जो है प्रेसिडेंट का एसेंट का जरूरत हो जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी तरह का फाइनेंशियल बिल हो। तो ऑल द एबव जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गई सरकारिया कमीशन। देखिए ये कमीशन भी बहुत अच्छा कमीशन था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जैसे अभी मैंने एसआर बम्बई केस बचाया ना, मतलब बताया आपको कि एसआर बम्बई में क्या हुआ था, केसेस जजमेंट क्या आया था। तो ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केसेस था एसआर बम्बई केस। उसी तरह एक सरकारिया कमीशन हुआ था 1983 में, इसको बनाया गया था। इस कमीशन को कहा गया था कि आप सेंटर और स्टेट के बीच में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, इस दोनों के बीच में जितने भी रिलेशन है ना, पावर के बीच में, फंक्शन के बीच में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, इसके रिलेशन पे जो है आप अध्ययन करके हमको एडवाइस दीजिए।
कोई भी कमीशन बनता है ना, तो याद रखना है को एडवाइजरी नेचर का होता है। क्या होता है? एडवाइजरी नेचर का होता है। वो केवल एडवाइस देगा। ये कमीशन, मानिए ये कमीशन का जो इसका नाम है सरकारिया कमीशन, क्योंकि ये कमीशन का जो हेड था ना उसका नाम भी सरकारिया था, इसीलिए उनका नाम सरकारिया कमीशन रखा गया इस कमीशन का नाम। तो ये इन्होंने एडवाइस दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को किस मैटर पे? सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में, ठीक है, इन मैटर ऑफ पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सर इसको आप यहाँ चर्चा क्यों की है? इसीलिए चर्चा किया क्योंकि इस कमीशन में भी बहुत कुछ बोला गया था रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग में इसमें बोला गया था बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि गवर्नर का जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए स्पीकिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी डिटरमाइन इन द फ्लोर ऑफ द हाउसेज। मतलब कि चीफ मिनिस्टर से आप जो है सलाह लेकर के जो है उस स्टेट में जो है सबसे पहले फ्लोर टेस्ट कराइए आप, तब जाके इमरजेंसी लगाइएगा। ये देखिएगा कि मतलब अब मैंने क्या बताया था, एसआर बॉम्बे केस में गवर्नर ने डायरेक्ट प्रेसिडेंट को सलाह दिया, प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, कभी फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ था ना। तो ये फ्लोर टेस्ट करने की बात, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस की बात, ये सब बात इसमें की गई थी। साथ ही साथ इसमें ये भी बोला गया था कि मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत लगा दीजिए, जब आपको लगे कि मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब सबसे पहले तो आपको एक इंटीमेशन देना चाहिए वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो है ना वो हमेशा जो है इमरजेंसी लगाने से पहले उस सरकार को जो है एक इंटीमेशन देगा कि भाई तुम सही से काम करो, ठीक है। ऐसा करेगा, उनको डराएगा धमकाएगा कि सही से काम करो। जब सब ऑप्शन खत्म हो जाएगा तब प्रेसिडेंट रूल लगाइएगा, ठीक है, ऐसा बोला गया था। तो ये हो गया। और साथ ही साथ इसमें देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट रूल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे भी लगता है, ठीक है। तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया था सरकारिया कमीशन ने। सरकारिया कमीशन ने बोला था कि जो गवर्नर का जो रिपोर्ट है ना, गवर्नर ने जो दिया है ना दस्तावेज डॉक्यूमेंट कि यहाँ क्या स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म खराब हो गया है, तो उसी बेसिस पे लगाना चाहिए, न कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे लगाना चाहिए, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपोजिशन पार्टी को परेशान कर सकता है। तो इसीलिए कहा गया था गवर्नर एक इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट का नॉमिनी होता है ना, तो इसीलिए वो उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको सोच विचार करके और जुडिशियल रिव्यू सबकी भी बात किया गया था इस कमीशन में। तो सरकारिया कमीशन पूछेगा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो सेंटर स्टेट के बीच के रिलेशन से रिलेटेड है, जिसमें पावर के बारे में, फंक्शन के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी का पावर क्या होना चाहिए सेंटर का और स्टेट का, कितना कितना पावर होना चाहिए, फंक्शन कैसे काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे काम करेगा, इसके बारे में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डिस्कसेज अबाउट द कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया हमारे सेंट्रल का भी होता है और स्टेट का भी होता है। कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ स्टेट ये हमारे इंडिया का, पूरे देश का है, और ये हमारे स्टेट का। ये दोनों एक ही आर्टिकल में डिस्कस किया गया जिसका नाम है 266 आर्टिकल जो है ना, ये हमारे कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट दोनों के बारे में बोलता है। ओके सर, इसमें क्या है सर? इसमें बहुत सारा रुपया भरा है भाई, पूरे देश का रुपया इसमें भरा हुआ है, ठीक है, पूरे देश का रुपया है इसमें, ठीक है। अब आगे सर कौन सा रुपया है, तो देखिए सरकार का जो इनकम है, जैसे मानिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब पीएसयू है, बैंकिंग क्या है, बैंक एक पीएसयू होता है, ठीक है। तो पीएसयू मानिए एसबीआई ने 80,000 करोड़ कमा करके दिया सरकार को, उसमें से मानिए 40,000 मिला, क्योंकि पब्लिक सेक्टर था तो लोगों का भी रुपया था, तो मानिए सरकार का 80% मतलब 60% हिस्सेदारी है, तो जितना प्रॉफिट हुआ उसका 60% सरकार को। तो 80,000 करोड़ कमाया तो दैट मीन्स 48,000 करोड़ हुआ सरकार का। तो ये रुपया कहाँ पे आएगा, तो इसी कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया। मानिए कि आईओसीएल ने कमाया, आईओसीएल ने रुपया दिया, आईओसीएल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसने रुपया दिया तो इसी में आएगा। जितना भी सरकार का कमाई है वो भी इसमें आएगा। सरकार ने जितना टैक्स कलेक्शन किया है, टैक्स मतलब जितने सभी चीज़ों पे, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स की बात कर रहा हूँ, सभी टैक्स का कलेक्शन का रुपया कहाँ आएगा, तो यहाँ ही आएगा, ठीक है। और क्या सर, मानिए सरकार ने कहीं से लोन लिया है, लोन लिया कहीं से, तो लोन लिया तो वो भी रुपया कहाँ पे आएगा, तो इसी में आएगा। मानिए किसी को लोन दिया था वो चुकाया है तो वो भी रुपया इसी में आएगा। इस तरह से हमारा कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया बनता है, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया बनता है, और सेम वे में कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ स्टेट बनता है। और इस दोनों का जिक्र किया गया 266 आर्टिकल 266 आर्टिकल में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन इज करेक्ट अबाउट द कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यही बात जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। इट इज़ द फंड इनटू विच द टैक्स, लोन टेस्ट एंड इनकम जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट इज डिपॉजिटेड। सही है, मैंने अभी बताया कोई टैक्स कलेक्शन का रुपया हो, कहीं से लोन लिया गया हो या लोन कोई चुकाया हो, वो सभी रुपया आ जाएगा। और इनकम जितना भी सरकार का हुआ, सरकार का इनकम क्या होता है, जो सरकारी कंपनी कमा के देती है। और नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज़ द लार्जेस्ट फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, सही, आपको मैंने बताया ना, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है ना, वो सबसे सरकार का यही होता है, इसी से सरकार जो है मेन रुपया खर्च करता है, ठीक है।
इसी में सरकार का समझिए कि यही मेन एंड रेगुलर अकाउंट है, मेन और रेगुलर खाता है, जिससे सरकार जो है पूरे देश को डेवलप करने के लिए काम करता है। लार्जेस्ट फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द रेगुलर फंड ऑफ गवर्नमेंट, तो करेक्ट सेंटेंस है। नो मनी कैन बी स्पेंड किया जा सकता है विदाउट द पार्लियामेंट्री सेक्शन एक्सेप्ट द चार्ज एक्सपेंडिचर। इसके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा। देखिए, इसमें से एक भी रुपया जो है ना पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना नहीं निकाल सकते हैं। इसमें से एक भी रुपया को खर्च करने के लिए जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल का जरूरत होता है, पार्लियामेंट से उस बिल को पास किया जाता है। लेकिन लिखा है ना एक्सेप्ट द चार्ज एक्सपेंडिचर, ये कल मैं बताऊंगा चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग कल इसके बारे में डीपली देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप रिपीट करके देखिएगा तो आई थिंक मेरे ख्याल से नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल को मैंने कंप्लीटली कवर किया है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन जो सिंपली पूछे जाते हैं, जो हल्का हल्का क्वेश्चन एग्जाम सब में पूछे जाते हैं कि प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले किस में लगा था, तो पंजाब में लगा था सबसे ज़्यादा बार, तो मणिपुर में लगा था, उत्तर प्रदेश में भी सेम नंबर ऑफ टाइम लगे हैं। और उसके बाद पूछेगा किस स्टेट में नहीं लगा है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज तक नहीं लगा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, तेलंगाना तो रिसेंट फॉर्म हुआ है तो वो ऑप्शन में रहेगा नहीं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू।